हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी 12th क्लास, 9th क्लास, 11, 10th, 9th और 10th की साइंस पूरी कंप्लीट, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। और 11 12th की यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान में जो कक्षा 12 का पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, तो उसका हम लोगों ने पार्ट 1 में परिचय समझ लिया था। मेल और फीमेल किन किन भागों से मिलकर के मेल बना होता है, किन किन भागों से मिलकर के फीमेल बनी हुई होती है। पुष्प के मेल और फीमेल भाग समझ लिए थे, ठीक है। और आज हम लोग समझेंगे पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में पाई जाने वाली मुख्य घटनाएं की। जो पुष्पीय पादप होते हैं उनका जब लैंगिक जनन होता है तो उसमें कौन कौन सी मुख्य घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो इसको समझेंगे। तो जब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में पाई जाने वाली कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, देखिए इसके बाद हम लोग इन्हीं 3 जो टॉपिक है, इन्हीं पे हमारा चैप्टर पूरा डिपेंड है, ठीक है। इन्हीं पे पूरा चैप्टर डिपेंड है। पहले हम लोग पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं, जब नर और मादा में निषेचन के पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक। निषेचन मतलब हुआ नहीं है, निषेचन के पहले कौन सी घटनाएं हो रही है। फिर हम लोग समझेंगे दोहरा निषेचन। निषेचन में पढ़ेंगे हम लोग दोहरा निषेचन, जिसको कहते हैं द्विनिषेचन, ठीक। दोहरा निषेचन को द्विनिषेचन भी कहते हैं। तीसरा है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पहले की घटनाएं द्विनिषेचन पढ़ेंगे, फिर निषेचन होने के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक। निषेचन के पहले कौन सी घटनाएं होती हैं, तो देखिए जब निषेचन के पहले आप जानते हैं कि नर और मादा युग्मक जो होते हैं पहले से ही होते हैं। नर और मादा युग्मक में ही तो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये बात पहले, फिर निषेचन के पहले नर और मादा युग्मक बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में तो निषेचन होता है, ऐसा थोड़ी ना है निषेचन के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक बन रहे हैं। वो तो होता है, सेक्स जो होते हैं वो उसमें पता चलता है कि मेल होंगे फीमेल होंगे, ऐसा होता है। पर भाई कुछ तो होता है ना, उसी के बीच में तो निषेचन होता है। तो यहाँ पे क्या देखो, तो कहेंगे ना मेल से एक जो है मेल से एक क्या स्पर्म आया और जो फीमेल है उससे एक आया, तब जो निषेचन के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जैसे कि हम लोग मनुष्य में पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे भी है कि जो मादा है, जो मादा पुष्प है उससे हमें मिलेगा अंडाशय, ठीक। और जो नर है उससे आएगा जो है पराग कराएंगे, पराग को जिसको स्पर्म कहेंगे वो आएंगे, तब जाकर के क्या होगा, निषेचन होगा। तो वही यहाँ निषेचन पूर्व घटना है। निषेचन पूर्व जो युग्मक होते हैं, 2 युग्मक, निषेचन के पहले 2 युग्मक होते हैं, एक नर होता है एक मादा होता है, ठीक। मादा होता है तो यहाँ पे हम लोग पुमंग यानी कि नर के जो पार्ट है वो समझेंगे, ठीक है। नर के जो पार्ट है वो समझेंगे। तो नर का देखो एंड्रोसियम जो होता है, पुमंग जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। पुमंग जो होता है जैसे कि आपने देखा होगा, गुड़हल के पेड़ में देखा होगा ऐसे लगा होता है, ठीक। ऐसे लगा होता है तो इसको कहते हैं फिलामेंट, यानी कि पूतंत्र। क्या फिलामेंट कहते हैं इसको। अब इसको कहते हैं, ये है आपका, ये आपका एंथर है, ठीक। क्या है, एंथर है। और इसके अंदर जो भरे होते हैं इनको कहते हैं पोलन ग्रेन। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं, जो अंदर दाने नुमा संरचना होती है। इन तीनों चीजों से मिलकर के क्या बना होता है, पुमंग यानी कि एंड्रोसियम बना हुआ होता है, ठीक। तो अब एंड्रोसियम क्या होता है, पुष्प के नर जननांग को, पुष्प का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। पुमंग में आपकी 3 चीजें आती हैं, पोलन ग्रेन आते हैं, फिलामेंट आता है और एंथर आता है, ठीक। और प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। 2 भाग देखो, मेन तो 2 होते हैं क्योंकि जो एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। एंथर के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, ठीक। तो देखो 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला होता है पूतंत्र यानी कि फिलामेंट। क्या होता है, फिलामेंट। देखो आपको समझते हैं, जैसे कि ये गुड़हल है, देखो ये गुड़हल का पुष्प समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं बिल्कुल विजुअल होते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक। अब इसमें पत्तियां ऐसे निकली हुई होती हैं, जानते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे पत्तियां निकली होती हैं। इसमें क्या ऐसे करके देखो संरचनाएं होती हैं, ऐसे करके संरचनाएं देखो यहाँ पे निकली होती है, ठीक। ऐसे करके संरचनाएं यहाँ पे निकली होती है। तो जो यहाँ जो संरचनाएं निकली होती है इसी को एक ऐसे करके हम लोग दिखाएंगे, ऐसे करके दिखाएंगे। इसके ऊपर ऐसे करके ऊपर लगा हुआ आता है, हम बड़ा बना दिया, ठीक। इसको कहते हैं पूतंतु। क्या कहते हैं, पूतंतु कहते हैं, यानी कि पूतंतु का मतलब होता है फिलामेंट। क्या कहते हैं इंग्लिश में, फिलामेंट कहते हैं। जो ये आपको संरचना दिख रही है इसको कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं, एंथर। एंथर कहते हैं यानी कि पराग कोष कहते हैं। पराग कोष के अंदर क्या भरे हुए होते हैं, परागकण भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, परागकण भरे हुए होते हैं। ठीक है, इतना होगा। तो आप देखो इसमें 3 चीजें हैं, पर जो हमारी एनसीईआरटी में बता रही है कि पूतंत्र होते हैं, फिलामेंट होते हैं और क्या होते हैं, परागकोष यानी कि एंथर होते हैं। ये आपका है, ये आपका जो है नर जननांग है, ठीक है। तो अब जब ये नर जननांग है, ये जो धागे नुमा संरचना है, ठीक?
धागेनुमा संरचना, इसको फिलामेंट कहते हैं। अगर पूछा जाए तंतु कैसा होता है, तंतु तंतु की संरचना कैसी होती है, तो आप बताएंगे धागेनुमा लंबी संरचना को पूतंतु कहते हैं, यानी कि फिलामेंट कहते हैं। धागेनुमा लंबी संरचना को पूतंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और ऊपर जो ये थैलेनुमा संरचना होती है, थैलेनुमा जो संरचना आपको कवरिंग दिखाई देती है, इसको कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। थैलेनुमा संरचना होगी तभी तो उसके अंदर परागकण भरे हुए होंगे। ठीक, परागकण भरे हुए होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये बन जाए परागकण कहाँ पाए जाते हैं, क्या परागकण कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहोगे कि ये नर जननांग का भाग है, परागकोण परागकोश के अंदर पाए जाते हैं। परागकोश एक थैलेनुमा संरचना होती है जो कि पूतंतु यानी कि फिलामेंट धागेनुमा पूतंतु से लगी हुई होती है। ठीक, इतना बताएंगे आप। अब देखिए जो ये संरचना होती है ये परागकोश है। ठीक, तो परागकोश ये आपका हुआ, जैसे ये परागकोश हुआ। ठीक, ये परागकोश है। तो देखो ये द्विकोष्ठी यहाँ पे दिख रहे हैं, द्विकोष्ठी संरचना है। ठीक, जब इसको हम ऐसे काटेंगे, ठीक, बीच से जब काटेंगे तो इसमें जो चैम्बर दिखेंगे, जिसमें कोष्ठों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 4। कितने कोष्ठ दिखेंगे इनको? 4 दिखेंगे। देखिए आपको 4 दिख रहे हैं, 2 इधर 2 इधर। ठीक, 4 दिख रहे हैं 4 दिख रहे हैं। और ये क्या है? ये आपके हैं परागकोश। क्या है? परागकोश। और परागकोश के अंदर भरे हुए परागकण, क्या भरे हुए हैं? परागकण भरे हुए हैं। और जब ये फटते हैं तो क्या होते हैं? परागकण देखो जो है वो बाहर निकल जाते हैं। और जिससे ये अटैच होते हैं, जैसे ये संरचना जो है जिससे चारों जुड़े होते हैं, इसको कहते हैं संयोजी ऊतकों के माध्यम से क्या जुड़े होते हैं? परागकोश जुड़े होते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझेंगे परागकोश की संरचना। क्या समझेंगे? परागकोश की संरचना, जो कि सभी बच्चों को समझने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है और अच्छे से समझ नहीं पाते। उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो कि कैसे होते हैं और परागधानियां कैसे होती हैं, अगर परागकण दे दिए तो हमने इसमें कैसे निकालना है। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर के करेंगे। हाँ, क्लास जो है वो पूरी देखा करिए, प्लीज स्किप मत किया करिए, क्योंकि जब देखोगे, किसी टीचर को देखोगे तभी तो समझ में आएगा क्या बोल रहा है ना। और बिना देखे किसी को स्किप करना, किसी भी टीचर को क्लास समझो तो बताना क्या चाह रहा है ना, अगर हो सकता है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब देखो परागकोश की संरचना समझते हैं। परागकोश जो होता है, जिसको परागकोश जिसके अंदर परागकण स्थित होते हैं, तो उसमें आप जानते हैं कितने चैम्बर होते हैं? 4। देखो 1 2 3 4, 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर है। तो देखो अब इसमें इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है ये हम लोग इसके माध्यम से समझेंगे। ठीक है, आप जैसे कि ये हमने बना दिया आपको, तो ऐसी ही संरचना पूरे जो ये दिया हुआ है इसमें पूरे परागकोश में पूरी ऐसी ही संरचना बनी हुई होती है। चाहे तो अगर आप एग्जाम टाइम में भी क्या कर सकते हैं, एक में बना करके समझा सकते हैं, और चाहे तो पूरा बनाए आप। पर जो स्टूडेंट होते हैं वो पूरा ही बनाते हैं। और बनाए तो हमेशा देखो पेंसिल से, चाहे 12th हो चाहे आपका 10th हो, या फिर आगे बीएससी वगैरह आप कर रहे हैं तो उसमें रफली चलता है पेन से डायग्राम, पर पेंसिल से बनाए तो बहुत ही अच्छा होता है। और लेमनिंग हमेशा एक साइड में करें, एक साइड में बढ़िया बहुत अच्छे से करें, पूरे चारों तरफ फैला के ना करें। हम लोग यहाँ पे समझा रहे हैं आपको, तो हम लोग कैसे भी कर देते, पर लेमनिंग जो होती है हमेशा इस साइड में बढ़िया अच्छे से की जाती है, बढ़िया लाइनें निकाल निकाल करके अच्छे से करते हैं। ठीक, आप चलो समझते हैं। देखिए ये बना हुआ होता है, इसमें जो ऐसे करके संरचना है ये बनी हुई होती है, ये संरचना। ठीक, ये पूरे में बनी होती है। ये पूरे में बनी होती है। तो इस जो लेयर जो होती है इसको कहते हैं बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा। ठीक, यानी कि इपिडर्मिस। क्या कहते हैं? इपिडर्मिस कहते हैं। ठीक, अब देखो इसमें एक गोल भाग बना दें, ऐसे करके बनाने में आपको आसान होगा, ऐसे जैसे बनाने ऐसे ही बनाना। ठीक, अब ऐसे करके बना दे रहे हैं, ऐसे करके। ठीक, इसको कहेंगे अंतः त्वचा। क्या कहेंगे इसको? अंतः त्वचा। ठीक, यानी कहेंगे इसको इंडोथेसियम। ठीक, अब कहेंगे अब जो ये होती है जिसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं मध्य स्तर। क्या कहते हैं? मध्य स्तर, जिसको मिडिल लेयर कहते हैं। तो जो ये मिडिल लेयर होती है तो ये 3, देखो 1 2 या 3, अगर आप बनाए तो एक ही परत बना दीजिए, नहीं तो आप 2 परत बनाए, नहीं तो आप 3 परत बनाए। ठीक, एक परत बना ले तो फिर 2 बनाए या 3 बनाए, तो एक परत से भी बनी होती है, 2 परत से भी बनी होती है, 3 परत से भी बनी होती है। तो हम लोग यहाँ पे स्पेस कम है तो हम लोग एक परत बना लेते हैं। अगर पूछा जाए मिडिल लेयर में कितनी परतें होती है, तो अब मिडिल लेयर कितनी परतों से बनी होती है, तो आप कहेंगे 3 परतों से मिलकर, 1 2 3 परतों से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक, तो आप एक भी बना रहे हैं तो वो भी सही है, 2 बना रहे हैं लेयर वो भी सही है, 3 बना रहे हैं लेयर तो वो भी सही है, गलत नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ बना दे रहे हैं, देखो ऐसे करके, ऐसे की एक लेयर बना देंगे। ठीक, तो जो एक लेयर है इसको कहते हैं मध्य स्तर। क्या कहते हैं? मध्य स्तर, यानी कि मिडिल
लेयर कहते हैं, ठीक, मिडल लेयर कहते हैं। ओके, अब इसमें जो है ये कोन नुमा ऐसी संरचना निकली होती है इसके अंदर, मिडल लेयर के अंदर ही क्या कोन नुमा संरचना निकली हुई होती है, इसको कहते हैं टैपिटम। टैपिटम जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको कहते हैं टैपिटम। क्या कहते हैं? टैपिटम कहते हैं। ओके, अब जब इसके अंदर ऐसे करके संरचना ये बनी हुई होती है बनी होती है, इसको कहते हैं बीजाणु जनन ऊतक। क्या कहते हैं इसको? बीजाणु जनन ऊतक, ठीक, इसको कहते हैं बीजाणु जनन ऊतक। ये है आपकी जो पहली लेयर है, इसको कहेंगे बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। उसके बाद जो लेयर है आपकी हो जाएगी अंता त्वचा यानी कि एंडोथीसियम हो जाएगी। फिर उसके बाद जो लेयर बनेगी वो मध्य स्तर बनेगी। मध्य स्तर में एक या दो या तीन लेयरें होती हैं, तो हमने एक लेयर बनाई, तो यह है मिडिल लेयर यानी कि मध्य स्तर। उसके बाद क्या होता है? टैपेटम पाया जाता है, जो कोनुमा संरचना होती है उसको टैपेटम कहते हैं, और उसके अंदर क्या भरे हुए होते हैं? बीजाणु जनन ऊतक भरे हुए होते हैं। यही संरचना पूरे इसकी होती है, ठीक है। अब इसको समझते हैं परागकोश की संरचना, इसको हम लोग थेरिस की समझते हैं। देखो, परागकोश में दो पालियां उपस्थित होती हैं। आप जानते हैं जैसे परागकोश होता है तो ये परागकोश होता है, इसमें देखो कितनी पालियां होती हैं? एक दो दो पालियां होती हैं। इसको कहते हैं द्विकोष्ठी। क्या कहते हैं? द्विकोष्ठी। द्विकोष्ठी को जब काटा जाता है, द्विकोष्ठी को जब काटा जाता है तो उसमें कितनी परागधानियां निकलती हैं? अगर आप पूछा जाए द्विकोष्ठी जब परागकोष्ठ को काटते हैं तो कितनी परागधानियां निकलती हैं, तो आप बताओगे 4। कितनी? देखो काटा, 1 2 3 4, कितनी परागधानियां हो गई? तो 4 परागधानियां हो गई, 4 परागधानियां हो गई, ठीक। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक कोष्ठी, ठीक, एक कोष्ठी जो कि आपको गुड़हल में होता है, जो एक कोष्ठी जो कि आपके परागकोश किसमें होता है? गुड़हल में। अगर एक कोष्ठी को काटा जाए तो उसमें कितनी परागधानियां निकलेंगी? तो उसमें 2 जो है वो क्या निकलेंगी? आपकी 2 निकलेंगी, आपकी लघु बीजाणु धानियां निकलेंगी, या परागधानियां निकलेंगी, या सूक्ष्म बीजाणु धानियां निकलेंगी, ठीक है। तो देखो कहा क्या है, परागकोश में 2 पालियां उपस्थित होती हैं, आपको पता है 2 पालियां, 1 2, ठीक, 2 पालियां उपस्थित होती है, और दोनों पालियां जो होती है संयोजी ऊतकों के माध्यम से जुड़ी होती है। जैसे कि आपको भी बताया था उसमें, जब हम लोग इसके पहले डायग्राम पढ़े थे, तो उसमें क्या देखो, जो दोनों पालियां जो बीच में होती है इसको कहते हैं संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक कहते हैं इसको। जैसे कि आपने देखा था परागकोश को जब काटा गया था तो इसकी संरचना कैसे मिली थी आपको? ऐसे मिली थी, कुछ 4 है, ये 4 धानियां थी, इसमें क्या ऐसे करके ऐसे देखो परागकोश थे, ठीक, इसमें क्या है पराग जिनसे ये जुड़ी हुई होती हैं। अब जैसे कि इसको देखो, ये बीच में देखो, ये जिससे जुड़ी हुई होती हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, ठीक। तो दोनों पालियां जो होती है वो संयोजी ऊतकों के माध्यम से क्या जुड़ी हुई होती हैं। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। जैसे कि ये हो गई, ठीक, इसमें 2 कोष्ठ तो हुए, पर इसमें जो एक में होता है इसमें कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? परागधानियां भी कहेंगे, परागधानी कहते हैं। परागधानियां कहते हैं लघु बीजाणु धानियां। परागधानियां लिख के आ जाए, लघु बीजाणु धानियां लिख के आ जाए, सूक्ष्म बीजाणु धानियां लिख के आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक। चाहे क्वेश्चन में आए, चाहे थ्योरी में क्वेश्चन लिख करके आए, परागधानियां, लघु बीजाणु धानियां, सूक्ष्म बीजाणु धानियां, तो तीनों में से कोई भी वर्ड आ रहा है तो पूछा आपसे यही जा रहा है, ठीक। तीनों का मतलब एक ही होता है, धानियां कहा जाता है, ठीक। इस प्रकार द्विकोष्ठीय परागकोश में कितनी धानियां होती हैं? 4। कमेंट करके बताइए कितनी धानियां होती? 4। अगर एक कोष्ठीय परागकोश है तो उसमें कितनी धानियां होंगी? 2 धानियां होंगी। अगर 2 कोष्ठीय परागकोश है तो उसमें कितनी परागधानियां होंगी? तो 4 परागधानियां होंगी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक। इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। परागधानियां उपस्थित होती है। मालवेसी कुल, मालवेसी कुल में आपके गुड़हल आता है, गुड़हल आता है, ठीक। अब गुड़हल के अलावा कौन कौन से आते हैं? पुष्प पौधे आते हैं, तो सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, कि पौधे में क्या एक कोष्ठीय परागकोश होते हैं? ऐसा होता है, एक कोष्ठीय परागकोश होता है, ठीक। इस परागकोश में केवल एक ही पाली उपस्थित होती है। जब एक पाली उपस्थित होती है, जब उसको काटेंगे तो कितनी आपकी परागधानियां बनेंगी? तो आपकी 2 परागधानियां मिलेंगी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करें। परागकोश की अनुप्रस्थ काट, ठीक। अब हम लोग समझेंगे कि परागकोश की जब अनुप्रस्थ काट काटी थी, जो चित्र में हमने देखा था, तो उसमें कौन कौन सी परतें थी, ठीक। तो उसमें देखो परागकोश, जब परागकोश की अनुप्रस्थ काट काटने पर, जब उसको अनुप्रस्थ काट, जब उसका टीएस काटा था, टीएस जो है आपको प्रैक्टिकल में आपके जो कॉलेज होता है, आपका जो स्कूल होता है, उसमें टीएस काटना बताया जाता है, ठीक। तो जो टीएस काटे थे तो उसमें कौन कौन से पार्ट निकले? देखो पहले, सबसे पहले जब टीएस काटेंगे तो पहली जो त्वचा होती है उसको कहेंगे बाह्य त्वचा, ठीक, एपिडर्मिस, जैसे कि अभी हमने देखा था। फिर होगी अंता त्वचा क्या होगी? अंता त्वचा होगा, जिसको कहेंगे एंडोथेसियम।
फिर होते हैं मध्य स्तर जिसको कहते हैं मिडल लेयर। आप कमेंट करके बताइए, अगर आपने वीडियो इसके पहले बहुत अच्छे से देखा होगा तो मिडल लेयर किन किन परतों से मिलकर के बनी होती है, ठीक, एक परत से या दो परत से या तीन परत से, ठीक। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि मिडल जो लेयर होती है वह मतलब एक से बनती है कि दो से बनती है कि तीन से बनती है। तो ये कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। और जो चौथी जो उसके अंदर जो मिडिल लेयर के अंदर जो पाया जाता है उसको कहते हैं टैपिटम। क्या कहते हैं? टैपिटम। फिर है बीजाण जनन ऊतक, ठीक, उसके अंदर क्या पाते हैं? बीजाण जनन ऊतक पाए जाते हैं, इनको कोशिकाएं भी कहते हैं, इनको कहते हैं स्पोरेंजियस टिश्यू या सेल, ठीक। फिर लघु बीजाण जनन या सूक्ष्म बीजाण जनन यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियस पाया जाता है, ठीक। तो इसको जो है बिल्कुल डिस्क्राइब जो करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब यहाँ तक आप इतना हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।